देखें, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये बताएँ कि राहुल गांधी की क्वालिफ़िकेशन क्या है? उसके पास ना आईक्यू है, ना विज़डम है, ना कुछ है। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ यही है कि वो इंदिरा गांधी जी के नवासे हैं, ये पोते हैं। तो इस क्वालिफ़िकेशन पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स में ये आके बन गए हैं इंडिया के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। मसला ये है कि कांग्रेस पार्टी से मुझे हमेशा से इख्तिलाफ रहा है क्योंकि ये अंग्रेज़ों की पार्टी थी। अंग्रेज़ों ने बनाई थी, अंग्रेज़ों के लोग थे इसमें। अंग्रेज़ों ने इसको इंडिया को आज़ादी दी भी तो अपने बंदे यानी कांग्रेस को बिठा के ये सब चीज़ें की गईं। लेकिन फिर भी चलें, अब एक इंडिया की एक इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें इतने सीनियर लोग हैं और वो सीनियर लोग हैं जिनकी गोद में राहुल गांधी खेले हैं। यानी एक से एक क्वालिफाइड आदमी है, वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नहीं बन सकते, खाली या तो राहुल बनेगा या प्रियंका बनेगी या सोनिया गांधी बनेगी। अब इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर में आके किसी खारगे या पता नहीं किसको एक प्रेसिडेंट बना दिया है, लेकिन आपको वो कहाँ नजर आते हैं? चला तो वही राहुल गांधी रहे हैं, डिफेक्टो चेयरमैन तो यही बने हुए हैं। तो ये भारत की एक बदकिस्मती है। हम कहते हैं पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे बड़ा किरदार आर्मी का है, जबकि मैं समझता हूँ भारत के जो मतलब बैकलॉग है या बैकवर्डनेस है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत की ये डायनास्टिक पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने कब्जा करके रखा स्टेट पॉलिटिक्स पे भी। आप स्टेट पॉलिटिक्स में जाएं तो योगी जी से पहले वहां पे भी यूपी में भी डायनास्टिक थी। बिहार में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको डायनास्टिक मिलेगी। साउथ इंडिया में भी ज्यादातर आपको सबके बेटे मिलेंगे पॉलिटिक्स में, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। तो ये राहुल गांधी किस हिसाब में अपने आप को एक नेता कहते हैं? नेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है। कांग्रेस में एक से एक नेता है, मतलब चिदम्बरम जी हैं, शशि थरूर जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो सीनियरिटी में, जो पॉलिटिकल विस्डम में राहुल गांधी से काफी आगे हैं। तो पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी, हु द हेल इज राहुल गांधी। दूसरी बात यह है कि आपने अभी पिछले महीने एक स्पीच सुनी होगी जॉर्ज सोरोस की, हम्म। जिसने मोदी जी और भारत को ललकारा था। आपने एक रिपोर्ट देखी होगी बीबीसी की, जो मोदी जी और हिंदुत्व और ये सब, उसी सिलसिले की ये कड़ी आपको राहुल गांधी बोलते हुए मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो बीबीसी कर रहा है कोई प्रोग्राम, या जॉर्ज सोरोस बोल रहे। वही जबान, वही चीज। जिन अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को भारत दिया था, उसी अंग्रेज सरकार को कह रहे हैं कि आप खामोश बैठे हैं मोदी जी के खिलाफ। तो राहुल साहब, आप क्या चाहते हैं कि अंग्रेज और अमेरिका मिल के भारत के खिलाफ एम्बार्गो लगाएं, भारत को सबक सिखाएं, या भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी को एक्टिवेट करके जंग शुरू करवाएं? क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या चाहते क्या हैं आप अगर मोदी जी की दुश्मनी में हैं तो आइए मुझ जैसे एक नॉन इंडियन के सामने बैठ के बता देता हूं मैं आपको कि मोदी जी की अचीवमेंट्स क्या है। मोदी जी, मोदी सरकार ने, देखें, ये नहीं है कि मैं कोई मोदी भक्त हूं, लेकिन एक लीडर की क्वालिटीज नजर आती हैं जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया। इंडिया इज नॉट व्हाट इंडिया वाज बिफोर 9 इयर्स। 9 साल पहले के और आज के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। आपको कोई पूछता भी नहीं था 9 साल पहले। आज हर इश्यू में पहले भारत को पूछा जाता है, भारत ये भारत वो। आज कोई पॉलिटिकल अलायंस बनता है तो उसमें भारत को सबसे आगे रखा जाता है। G20 हो, ब्रिक्स हो, I2U2 हो, क्वेड हो, कुछ भी हो, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, इंग्लैंड, सब भारत के आगे पीछे चलते नजर आते हैं। दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। फिर आप किसी की फॉरेन पॉलिसी को टो नहीं कर रहे, ना आप रशियन कैंप में हैं, ना आप अमेरिकन कैंप में हैं। आप अपनी आजाद पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। आपके पीछे अमेरिका भी है तो आपको रशिया भी आपका दोस्त है। आपने चाइना के गलवान के वाकया के बावजूद आपने चाइना के साथ ट्रेड जारी रखी है, सब कुछ है। ये भारत की इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है। इंटरनल लेवल पे भी आए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो मैं मोदी जी के लिए तो 2 घंटे बोल सकता हूँ जो उन्होंने अचीव किया है। इसके बगल में एक कंट्री है पाकिस्तान, उसका हाल देख लें।
तो फर्क होता है लीडरशिप का। तो राहुल गांधी जी आए थे कैम्ब्रिज में, उन्होंने फजूल की बातें की। इसको बढ़ा चढ़ा के दो चीजें हैं जिससे इसको ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। एक तो ये कि आपको पता है कि वेस्ट, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप आता है, ये इनका जो थिंक टैंक है, इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका जो मीडिया है, वो लेफ्ट इंक्लाइंड है। और वो लेफ्ट का मतलब ये होता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे ये। और भारत से आपने इंटरनेशनल लेवल पे एक मूवमेंट देखी है, कैंपेन चली हुई है भारत और मोदी जी के खिलाफ। तो वो लेफ्ट का सारा सिस्टम है जिसने राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता बना के पेश किया और पता नहीं क्या कुछ। दूसरा भारत का मीडिया है। एक्चुअली भारत का मीडिया भी तो आपको पता है टीआरपी के लिए, स्टोरीज के लिए ऐसे भागते हैं कि इसको बहुत ज्यादा कवरेज मिली और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश किया गया। एक आदमी आया 15-20 साल लोगों को बिठा के उसने 4 स्पीचें कर ली, तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि ये इंडिया का परंपरा नहीं रही है, इंडिया में पहले भी पॉलिटिक्स होती रहती थी, लेकिन कोई बाहर जाके बातें नहीं करता था। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी आई थी, पता नहीं इंग्लैंड में या अमेरिका में, तो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी उस वक्त। तो इंदिरा गांधी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि सुना है मोरारजी देसाई आपको गिरफ्तार करने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया था कि ये हमारा भारत का इंटरनल मसला है, मैं इस पे यहाँ बैठ के कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे अगर इस पे कोई बात करनी होगी मैं भारत जाके वहां पे बात करूंगी। तो ये भारत के राहुल गांधी जी को लेसन लेना चाहिए अपनी दादी से, कि ये भारत की पॉलिटिक्स रहती थी। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो बाहर जाके पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। भारत के लीडर ये कभी नहीं करते थे। शशि थरूर जी इतने क्रिटिसाइज करते हैं भारत की सरकार को, बीजेपी को, लेकिन अब बाहर जाएंगे तो वो भारत का केस लड़ते हैं। वो हर जगह भारत की बात करते हैं कि भारत के साथ इंग्लैंड ने ये किया था, कॉलोनाइजेशन पीरियड में ये हुआ था, ये हुआ था। ये राहुल गांधी पहले निकले हैं जो भारत से बाहर जाके भारत की बुराइयां कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो सर, एक गलत ट्रेंड किया है ये राहुल गांधी जी ने, विच इज सैड, बट देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ए पर्सन लाइक राहुल गांधी। राहुल गांधी से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस किस्म की फजूल बकवासियात करने के आदी रहे। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि राहुल गांधी की बातों को हिंदुस्तान में तो बहुत सीरियसली लिया गया, मतलब यहाँ तो बड़े डिबेट हुए और कांग्रेस ने भी उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, हर कोई उनकी बातों को पैरवी कर रहा था, उनका बचाव कर रहा था। कोई ये नहीं कह रहा था कि विदेश जाकर देश के बारे में ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने कैसे लिया? क्या लंदन के अखबारों में भी राहुल गांधी के बयान जो डेमोक्रेसी को लेकर थे, मोदी को लेकर थे, ये छपे? किसी ने उनको सीरियसली लिया? किसी ने सीरियसली नहीं लिया, कहीं पता भी नहीं है किसी को। वेस्टर्न मीडिया ने तो राहुल गांधी को घास भी नहीं डाली। कौन से किसी बीबीसी ने इंटरव्यू लिया या गार्डियन ने इंटरव्यू लिया या स्काई टीवी ने इंटरव्यू लिया, किसी ने पूछा भी नहीं। इनके बयान भी कहीं हमने देखे नहीं है कोई, सिवाय इंडियन मीडिया के और पाकिस्तानी मीडिया के। और कहीं आपको राहुल गांधी के इस ट्रिप की बात नहीं मिलेगी। इंडिया में भी कांग्रेस के लोगों ने इसको खाली वो किया है ना, बाकी तो किसी ने उनको घास भी नहीं डाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसी क्या बातें की, ऐसी क्या प्रोग्रेसिव बात की। इन्होंने कहा डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। अब कोई एक आके बता दे कि डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। देखें, डेमोक्रेसी क्या है? वन वोट वन पर्सन, अवाम जिसको, पब्लिक जिसको इलेक्ट करे वो आपका लीडर है। तो भारत की इलेक्शन प्रोसेस पे तो आज तक किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि मोदी जी अगर मेजोरिटी के साथ आए तो फिर आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? यही डेमोक्रेसी होती है। जबकि आप अमेरिकन डेमोक्रेसी का मॉडल लें तो अमेरिकन डेमोक्रेसी ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का इलेक्शन होता है तो फंडिंग होती है अमेरिका के इलेक्शन में, कॉरपोरेट और दूसरे लोग फंडिंग करते हैं कैंडिडेट्स को। तो अगर $100 इन्वेस्टमेंट हुई है इन दो पार्टियों में, तो $90 बाइडेन को मिले, $10 ट्रंप को मिले थे। फेसबुक ने खाली जो मार्क जकरबर्ग ने $300 मिलियन दिए थे बाइडेन को। गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, जितनी अमेरिकन की कॉरपोरेट सेक्टर हैं, फार्मास्यूटिकल है, जितने हैं ना, इन लोगों ने बाइडेन को फंडिंग की।
और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती करके बाइडेन को जिताया। अमेरिका के हिस्ट्री में आप जाके देख लें तो 2000 के इलेक्शन में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि एक ऐसा प्रेसिडेंट आए जिसके कंधे पर रख के ये बंदूक चलाएं और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे फैसले करवाएं, क्योंकि यूनिपोलर गवर्न पावर थी दुनिया में और अमेरिका दुनिया में कुछ नई चीजें करना चाह रहा था अपनी इंपीरियलिस्ट पॉलिटिक को। तो वो उनको नजर आया कि अल गोर जो है डेमोक्रेट पार्टी के, वो जरा टेढ़े किस्म के आदमी हैं, वो क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत काम कर चुके हैं, तो वो हमारी पॉलिसीज को टो नहीं कर सकेंगे। तो जॉर्ज बुश को लाया गया। किसको नहीं पता कि जॉर्ज बुश रिगिंग से जीते थे। अमेरिका में अल गोर पॉपुलर वोट भी ज्यादा लिए थे और रिप्रेजेंटेटिव वोट भी उनके ज्यादा थे, लेकिन एक स्टेट रह गई थी फ्लोरिडा, जिस पे फैसला होना था कि कौन जीतेगा। फ्लोरिडा का गवर्नर कौन था? जेफ बुश, जॉर्ज बुश का भाई। तो फ्लोरिडा में रातों रात जॉर्ज बुश को जिता के जॉर्ज बुश को लाया गया और फिर आपने देखा कि 9/11 किया गया, फिर इसके नतीजे में अफगानिस्तान, इराक, पता नहीं कहां कहां जंगें थोपी गई। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी है। फिर ट्रंप को हटाया गया क्योंकि पता था कि ट्रंप तो अफगानिस्तान से भी फौजें निकाल रहा है, दुनिया में जंगें बंद करने की बात कर रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिक्स से पीछे हट रहा है कि और अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर जो कि दुनिया के सारे फैसले करती है उसको अमेरिका में पनपने नहीं देगा। इन्होंने ट्रंप को हराया, जबरदस्ती बाइडेन को लेके आए। फिर क्या हुआ? जॉर्ज बुश के टाइम में 9/11 हुआ, बाइडेन के टाइम में पेंडेमिक हुआ, कोरोना आया। कोरोना का आज सब पोलें खुल रही हैं कि किसने कराया। डॉक्टर फुजी है जो, उसने वुहान की लेबोरेटरी में कोरोना का वायरस लीक करवाया और इसके बाद फायदा किसको हुआ? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। दुनिया भर की इकोनॉमियों को तबाह किया गया, सब कुछ किया गया। ये सब डेमोक्रेसी अमेरिका की है। उसके मुकाबले में और राहुल गांधी अगर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं, तो फिर आपको कौन सी डेमोक्रेसी चाहिए मेरे भाई? फिर राहुल गांधी कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अरे भारत में तो मुझे शिकायत है कि इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि लाइन क्रॉस कर जाती है। देखें अभी हमारे बीबीसी है, बीबीसी का एक रिपोर्टर है, एंकर है, वो रेडियो 5 पे प्रोग्राम करता है स्पोर्ट्स ऑफ द डे। फुटबॉल यहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ऑफ द डे करता है और इसको मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं बीबीसी की तरफ से, सबसे कामयाब है वो। उसने एक ट्वीट की कि इंग्लैंड में माइग्रेंट्स के हवाले से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो हिटलर की नाजी पॉलिसीज के मुकाबले की हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। गवर्नमेंट ने बीबीसी को प्रेशराइज किया, बीबीसी ने उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। सारे स्पोर्ट्स वालों ने सस्पेंड कर दी प्रोडक्शन, उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे। एक क्राइसिस चला हुआ है यहाँ पे। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच इंग्लैंड की, जबकि वो भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसमें राहुल गांधी बैठ के जब जहां चाहें बकवास कर सकते हैं, जिसमें राणा अयूब सुबह से रात तक हेट स्पीच करती है। हेट स्पीच बहुत बड़ा क्राइम है वेस्ट में। भारत में लाइन क्रॉस कर दी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की और हेट स्पीच हो रही होती है, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो राहुल गांधी फिर जो जी चीजें कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही गलत बातें हैं जिसको सीरियस लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। और आप जैसे बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या कैसे डेमोक्रेसी काम करती है और उसके बावजूद राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप से कह रहे हैं कि वो भारत में जिस तरह की हालत डेमोक्रेसी की हो रही है उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे उनसे दखल करने के लिए कह रहे हैं, जबकि खुद को वो कहते हैं कि वो नेता विपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। एग्जैक्टली यही है। इसीलिए राहुल गांधी की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और भारत में भी कांग्रेस के लोग को मजबूरी है कि उनको टो करना होता है। अब जैसे आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में हमारा राहुल गांधी है, बिलावल भुट्टो। इनकी इस दोनों खानदानों की हिस्ट्री आप देख लें तो अंग्रेजों ने सर शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, अंग्रेजों ने नेहरू को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे बने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो। तो नेहरू की बेटी बनी इंदिरा गांधी, भारत की प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी की के बेटे का मर्डर होता है या वो एयरप्लेन क्रैश में मारे जाते हैं।
जुल्फकार अली भुट्टो का बेटा शाहनवाज भुट्टो पेरिस में जहर देकर मार दिया जाता है। इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे राजीव गांधी का मर्डर होता है। जुल्फकार अली भुट्टो के दूसरे बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो का मर्डर होता है कराची में। फिर इंदिरा गांधी के फिर जुल्फकार अली भुट्टो की तीसरा बच्चा बेनजीर भुट्टो का कत्ल होता है पाकिस्तान में। बेनजीर भुट्टो का हस्बैंड पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनता है। राजीव गांधी की बेवा इंडिया की डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बनती है जब मनमोहन सिंह साहब नाम के प्राइम मिनिस्टर थे। अब उनके बच्चे हैं, बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल है तो उनका राहुल गांधी है। दोनों फारिग हैं दिमागी तौर पे, दोनों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिच्छू टपक रहे हैं इनके मुंह से। बात करनी नहीं आती, लेकिन क्या है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स। बिलावल भुट्टो की माँ जब मरती है तो उसकी वसीयत खुलती है। वो वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मेरा बेटा बिलावल भुट्टो होगा। ये आप बताएं दुनिया की कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी, इवन डिक्टेटरशिप में भी होता है कि विरासत में चेयरमैनशिप दी जा रही है। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है, किस किस्म की पॉलिटिक्स है कि बिलावल भुट्टो इसलिए चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के क्योंकि इनकी मां ने उनको घोषित किया था चेयरमैन मेरे मरने के बाद। तो फिर ये सब नजर आता है कि डेमोक्रेसी का इन पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलावल भुट्टो विरासत में चेयरमैन बने हैं। मेरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है? ये फर्क है डेमोक्रेसी का। भारत में अगर आप देख लें पिछले 10 साल में मेरा ख्याल है 4-5 चेयरमैन बदल गए हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस में घूम फिर के इन तीनों के गिर्द घूम रही होती है। भाई जॉर्ज सोरोस की स्पीच देख लेना, वो 2024 के चुनाव में भारत में चेंज लाने के लिए ही किया गया था। ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जिसमें अमेरिकन थिंक टैंक भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के जो मालिक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख ले। अब न्यूयॉर्क टाइम्स जब बीबीसी के ऊपर भारत की सरकार ने टैक्स का छापा मारा दिल्ली में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 8 मार्च को एडिटोरियल लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डाइंग इन इंडिया। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंग्लैंड में जब बीबीसी ने एक अपने एंकर को फायर किया तो क्यों नहीं लिखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डाइंग इन यूके? तो ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है लेफ्ट का, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये काम कर रहा है। एक्चुअली देखें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, इनकी एक व्यू है, ये समझते हैं कि अगले 25 साल बाद दुनिया की जो 2 बड़ी पावर होंगी ना, वो अमेरिका और रशिया नहीं होंगी, वो चाइना और इंडिया होंगी। और पावर का बैलेंस है ना, जो इंटरनेशनल पावर का बैलेंस, वो एशिया की तरफ आ रहा है। यूरोप तो देखें फारिग है, यूरोप तो अपनी सदियों की लूटी हुई दौलत के बल पे चल रहा है, वरना इस इंग्लैंड में हम रहते हैं, हमारे क्या हाल है हम जानते हैं। यहाँ पे टमाटर लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं। अच्छा। सुपरमार्केट में टमाटर नहीं होते रैक पे, खाली पड़ा होता है। और प्राइसेस का ये हाल है कि जो चीज हम 1 पाउंड की लेते थे ना, वो 2.5 पाउंड की हो गई है 2 साल के अंदर अंदर। तो यूरोप तो तबाह है। यहाँ पे तो इतने इश्यूज चल रहे हैं जिसमें माइग्रेंट का इश्यू बहुत ज्यादा हो गया है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, हर चीज है। वेस्ट कमजोर हो रहा है। और इन चाइना तो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक जायंट बन गया है। इस वक्त दुनिया में अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी आप चाइना को कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर इतना कर्जा नहीं जितना अमेरिका की सरकार के ऊपर कर्जा है। ट्रिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा है अमेरिकी सरकार पे। अमेरिका अपने कॉरपोरेट सेक्टर के बल पे चल रहा है, लेकिन चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक जायंट बन गया है, एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। भारत, अगर कांग्रेस ना होती और भारत में डेमोक्रेसी होती शुरू से और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती, तो आज भारत चाइना से 2 हाथ आगे होता। क्योंकि 60s और 70s में भारत का जीडीपी चाइना से ज्यादा था। लेकिन चाइना में फिर एक लीडरशिप आई। ठीक है, वहां पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन भारत लीडर्स तो है ना जिसने चाइना को इस स्टेज पे पहुंचाया। भारत में लीडरशिप नहीं थी।
भारत में एक खानदानी हुकुम चल रहे थे और बस उसी खानदान के इर्द गिर्द चीजें चल रही थी। राजीव गांधी का मर्डर हो जाता है, वापस उस पार्टी को जिंदा करके लाके 10 साल गली बिठा दिया जाता है। उस 10 साल में भारत ने क्या किया और चाइना ने क्या किया उन 10 सालों में। हम मैं बेल्जियम में रहता था, कपड़े के कारोबार में था, तो मैं पेरिस जाता था ब्रसल्स से, 2.5 घंटे की ड्राइव होती थी। तो पेरिस की बड़ी होलसेल मार्केट से हम कपड़े लाते थे और फिर यहाँ पे बेचते थे ब्रसल्स में। तो पेरिस की होलसेल मार्केट को मैंने ट्रांसफॉर्म होते देखा कि एक भी चाइनीज नहीं होता था 90s में, और 2000s में मैं जब जाता था तो 60 to 70% दुकानें चाइनीजों की थी। इस तरह ट्रांसफॉर्म किया है चाइना ने। मैं बचपन में सऊदी अरब में रहता था तो कोई एक चीज चाइना की नहीं मिलती थी। जब मैं 2007 में अपने पेरेंट्स को उम्रा कराने के लिए लेके गया, जब मैंने मेयरशिप से रिजाइन किया ना, तो मैं वापस यूरोप आ रहा था, तो पेरेंट्स ने कहा कि हमने तुम्हें इतने हज कराए हैं, तुम हमें एक उम्रा करा दो, हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है वगैरह वगैरह। खैर मैं उनको लेके गया, वहां हर चीज चाइना की मिल रही थी। ये इंडियन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए थी, ये इंडियन को मार्केट पे छा जाना चाहिए था, जैसे आज इंडिया दुनिया में छा रहा है। वही इंडिया है ना भाई जो 2014 से पहले का था। वही आसमान है, वही जमीन है, वही मट्टी है, वही लोग हैं, वही मौसम है, वही प्रोडक्ट्स हैं, वही आयुर्वेद है, वही हिस्ट्री है, वही विस्डम है। फर्क क्या आया? फर्क लीडरशिप का आया। लीडरशिप के बाद आप देखें कि दुनिया के 25 मेजर कॉरपोरेट के सीईओ इंडियन है। दुनिया भर के आईटी सेक्टर पे इंडिया छाया हुआ है, फार्मास्यूटिकल में इंडिया छाया हुआ है। ये लीडरशिप का फर्क है। तो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, उसको डर लग रहा है कि एक तो हमने चाइना को खुला हाथ दे दिया जिसकी वजह से चाइना दुनिया पे छा गया। अब अगर इंडिया भी छा गया और जिस तरह डिक्लाइनेशन हो रहा है वेस्ट का और अमेरिका का, तो 25 साल अगर यही रफ्तार रही तो अमेरिका यूरोप कहीं के नहीं रहेंगे और ये दुनिया की दो मेजर पावर बन जाएंगी। और कहीं अगर इनकी दोस्ती हो गई तो कयामत आ जाएगी दुनिया में सब गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत को हमेशा भड़काया जाता है कि चाइना तुम्हारा दोस्त नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाइना से लड़ पड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ये वो। भारत की लीडरशिप में विजडम है इसलिए, और चाइना की भी। मैं बताऊं आपको, चाइना को भी पता है कि मैं भारत से लड़ेंगे ना तो हम 25 साल पीछे चले जाएंगे। जीते हारे कोई भी, दोनों मुल्क 25-50 साल पीछे चले जाएंगे। दोनों नहीं लड़ेंगे क्योंकि पता है कि वेस्ट भड़का रहा है इनको। तो ये सारी कहानी है, एक इकोसिस्टम है जो डरता है भारत की प्रोग्रेस से। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि किसी के लिए भी आसान होता है कि अपने ही लोग सामने बिठा के आप कोई भी भाषण देते हैं, आपको पता है कि कोई सवाल करेगा नहीं, कोई काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, तो आप कुछ भी बोल दें। राहुल गांधी के परनाना ही थे ना अपना नेहरू जी, जिन्होंने चाइना को अक्साई चीन दिया था, जिन्होंने भारत की एयरफोर्स को लड़ने नहीं दिया और 62 की वार को की शिकस्त को तस्लीम किया। वरना भारत मुकाबला करता तो कोई उस वक्त चाइना कोई बड़ी पावर नहीं थी, उस वक्त चाइना की इकोनॉमी भारत से भी कमजोर थी, लेकिन लड़ा नहीं गया। अहिंसा के वो जो राग अलापा जा रहा है ना पिछले कई सौ साल से, वही अलापा गया। तो मसला ये है कि चाइना के बारे में इन्होंने कुछ बोल दिया, कोई काउंटर करने वाला नहीं था ना। अगर डिबेट होती, सुदर्शन त्रिवेदी जी होते, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी के कपड़े उतार देते उधर। लेकिन पता है कि कोई काउंटर नहीं करेगा, जो मुझे मर्जी आए बोल दूं। ठीक है, दूसरी बात, कौन कहाँ है वो राहुल के लेक्चर और कैम्ब्रिज की सारी बातें खत्म हो गई। 4 दिन शोर मचाया भारत के मीडिया ने, टीआरपी बनाई गई ये वो। अगर टीआरपी बनाने के लिए राहुल गांधी को 24 घंटे दिखाया जाने लगा, वरना क्या कहा राहुल गांधी ने, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और अब कहाँ है? अब तो कोई उस पर बात भी नहीं कर रहा, खत्म हो गया, वो बात चली गई। राहुल गांधी को कुछ इसका फायदा नहीं हुआ, ये राहुल को भी रियलाइजेशन हुई है। भाई आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा इसने एक ड्रामा किया, इसके बाद इलेक्शन हुए इंडिया की कुछ स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट की। क्या मिला? अगर इतने ही कामयाब होता भारत जोड़ो यात्रा तो वोट बैंक बढ़ता ना। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरा ख्याल है 5 या 6 सीटें मिली टोटल 200-300 सीटों में से। तो
फर्क कुछ नहीं पड़ना। राहुल गांधी का वो इंग्लैंड यात्रा खत्म हो गई, अब किसी को पता भी नहीं कि राहुल गांधी क्या बोल के गए थे। लेकिन राहुल गांधी जो इंग्लैंड आए थे, उसका असल मकसद वो नहीं था जो सामने नजर आता है, जो कैम्ब्रिज में मिले, जो उससे मिले। ये उस इकोसिस्टम से मीटिंगें करते रहे। किसको क्या पता कि राहुल गांधी यहाँ पे 2 हफ्ते रहे या 1 हफ्ता रहे या 10 दिन रहे, उसमें होटल में इनके पास कौन कौन मिलने आता था, क्या था। इंटरनेशनल इकोसिस्टम बिल्कुल भारत को प्रायोरिटी दे रहा है कि भारत में अब मोदी सरकार ना आए। ठीक है, तो ये राहुल गांधी का असल मकसद ये सब नहीं था। असल मकसद था पीछे से मीटिंगें करना, लोगों से मिलना, सोरोस की पार्टी से मिलना, फंडिंग अपने इलेक्शन उसके लिए जमा करना, ये सब चीजें। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आपको राहुल गांधी अमेरिका में भी नजर आएंगे। बहुत जल्द वो अमेरिका भी जाएंगे, वहां की मुख्तलिफ स्टेट्स में दौरा करेंगे। अब जो पब्लिक से मिलना, आम जनता से मिलना की जो बात है, तो ऑफ कोर्स भारत की डेमोक्रेसी है, कांग्रेस के लोग तो हैं ना, और काफी लोग कांग्रेस के विदेश में भी रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे 1-2 जर्नलिस्ट को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो मेरे घर पे भी आई थी, मुझे भाई बनाया था। वो आजकल राहुल राहुल कर रही हैं, वो राहुल गांधी की बगल में ही खड़ी रहती थी जब यहाँ राहुल आए थे। तो भारतीय लोगों से नहीं मिले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉलोअर्स से मिले। हम भी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कई ग्रुप्स में वो इनविटेशंस हमें आए थे कि अगर आप जाना चाहते हैं राहुल गांधी के फलां प्रोग्राम में तो आप रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वो इनविटेशन नहीं मिलेगी। उन्होंने सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को बुलाया था। मोदी जी आते हैं ना, तो मोदी जी की इनविटेशन ओपन होती है और उसमें सारे लोग जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कभी जर्मनी गए थे, स्वीडन गए थे मोदी जी, तो वहां पे सड़कों पे पब्लिक खड़ी होती थी। अब आप ये बताएं कि वो तो इनविटेशन पे नहीं आते ना सड़कों पे, एयरपोर्ट पे हजारों लोग पहुंच जाते हैं। वो तो इनविटेशन पे नहीं आते ना, वो आम भारतीय हैं, खाली बीजेपी के नहीं। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी के नहीं थे, ऑफ कोर्स बीजेपी के फॉलोअर्स बहुत हैं और यहाँ से वो भी जाते हैं। लेकिन ये जो सड़कों पे, एयरपोर्टों पे, होटल के बाहर जो हजारों लोग जमा हो जाते हैं, वो क्या है। जबकि फर्क ये है कि मोदी जी जब स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी का ट्रिप करते हैं, तो 3 दिन, 3 मुल्कों का ट्रिप 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसमें 11 मीटिंग्स करते हैं, और एक मीटिंग तो ऐसी होती है जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और जर्मनी के सारे प्राइम मिनिस्टर आके जमा हो जाते हैं डेनमार्क में, और वहां पे मोदी जी से मीटिंग करते हैं। इतना बिजी शेड्यूल होता है। राहुल गांधी की तरह थोड़ी है कि 10 दिन यहाँ पे आके पधार के बैठ गए। मोदी जी तो जाते हैं तो 3 दिन में 11 मीटिंग करते हैं, 3 देशों के दौरे करते हैं। उसके बावजूद आप पब्लिक का इंटरेक्शन देखें, तो ये फर्क है। राहुल गांधी है ना, 7 बार गंगा नहा ले फिर भी मोदी नहीं बन सकते। देखें, पहले तो मैं बात करूंगा फार्मर्स। फार्मर्स बिल जो है ना, वो फार्मर्स की सपोर्ट में था, फेवर में था। लेकिन बहरहाल उसको पॉलिटिकल बनाया गया और फिर सबसे ज्यादा वहां पे आवाज उठी कनाडा से। लेकिन कारमा इज ए बिच। फिर कनाडा में खुद फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने फार्मर्स के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया। भारत में तो एक्शन ही नहीं लिया, भारत ने तो उनको बैठने दिया, सब करने दिया। लेकिन उस वक्त फिर इंटरनेशनल इम्पार्शियल मीडिया ने बोलना शुरू किया, हाँ भाई कनाडा क्या हाल है। अभी लास्ट वीक बेल्जियम की सारे हाईवेज फार्मर्स ने ब्लॉक कर दिए थे। अच्छा। फार्मर्स प्रोटेस्ट वहां पे 3 दिन चलता रहा। आपको दुनिया में कहीं ये खबर नहीं मिली होगी। मेरा तो बेल्जियम में 20 साल रहा हूँ, और बेल्जियम मेरे लिए मेरे अपने मुल्क की तरह है। मैं वहां के पल पल की खबर रखता हूँ। तो उसके बारे में कोई मीडिया नहीं बोला। भारत के फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में पूरी दुनिया बोली, जिसके ऊपर ऑपरेशन भी नहीं किया गया, कोई एक्शन भी नहीं लिया गया भारत में सरकार की तरफ से, इसके बावजूद। अब आते हैं खालिस्तान। देखें, आज जो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी गई है ना, मैं उसको पल पल बनते, बिल्ड होते देख रहा था। आप मुझे ये बताएं कि 2019 में पाकिस्तान में इमरान खान सरकार आती है, 2018 में। 2019 में एक
बॉर्डर एरिया है इंडिया पाकिस्तान के पंजाब का बीच में, जिसका नाम है करतारपुर साहब। हम्म। करतारपुर साहब में सिखों का एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा हुआ करता था। वो 1947 में तबाह कर दिया गया। वो तबाह रहता है 2019 तक। हम्म। 2019 में इमरान खान को आर्मी हमारी लेके आई थी पावर में। उसके पीछे कुछ प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग ये थी कि खालिस्तान को जिंदा करना है। इमरान खान ने आते ही ऑर्डर दिया, यानी पाकिस्तान आर्मी ने, कि करतारपुर साहब गुरुद्वारा वापस बिल्ड किया जाए। एक आर्मी ऑफिसर को ठेका दिया गया, 3 महीनों में ताजमहल स्टाइल में मार्बल से गुरुद्वारा बना दिया जाता है। अब भारत के सिखों को दावत दी गई कि ओपनिंग है। कौन कौन पहुंचा? नवजोत सिंह सिद्धू, मनमोहन सिंह, और ये सनी देओल बीजेपी के, मतलब सारे मूर्ख पहुंच गए। अब भारत की कोर्ट में बोल डाल दी पाकिस्तान ने कि हम बॉर्डर ओपन कर रहे हैं, जितने सिखों सिख यात्रियों को आना है आने दो। अब क्या हुआ कि भारत से तो जो सिख आता था उसको वीजा लेना पड़ता था, सब कुछ था, लेकिन बहरहाल हजारों लोग आने लगे। अब अगर 1,000 यात्री जब पाकिस्तान पहुंचता है और आईएसआई उस पर नजर रखती है, और उसमें से 5 लोग भी तोड़ लें अपने मकसद के लिए, तो आप सोचें कि 2019 से 2023 तक 4 साल में कितने खालिस्तानी इन्होंने बिल्ड किए होंगे। जिस तरह JNK में हुआ था ना 89 में, कश्मीरियों को ही बनाया गया था ना जिहादी, यहाँ पे भी उन्हीं सिखों को पिक करके ग्रूमिंग की गई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका के जो सिख थे, उनको तो वीजा का कोई मसला नहीं था, भारत सरकार से तो लेना नहीं था, उनके पास तो यूरोपियन अमेरिकन पासपोर्ट होते थे। वो आते थे, पाकिस्तान आसानी से वीजा दे देता था। जैसे ही वो पाकिस्तान एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते थे, ऑलरेडी इनकी वो चेकिंग हो जाती थी कि इसमें से कौन अपने काम का बंदा है। मूवमेंट शुरू हुई यूरोप, अमेरिका, कनाडा से, इंग्लैंड से। यहाँ से स्लोली स्लोली मूवमेंट ने मोमेंटम लिया। फिर आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में फंडिंग किसने दी? जस्टिस फॉर सिख पार्टी ने, जिसका वो पन्नू है, उसने बाकायदा वीडियो निकाली थी कि हमने इतने $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट की है। आम आदमी पार्टी ने रेसिप्रोकेट करना था। जीतने के बाद उन्होंने फिर उनको फ्री स्पेस दिया, पाकिस्तान की तरफ से यात्रियों की शक्ल में खरीदे जाते थे। मेजोरिटी सिख है ना, वो खालिस्तानी बैक का नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम है, बहुत ही कम। क्योंकि किसी भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, आजादी की जो मूवमेंट्स होती हैं, उनको ग्राउंड पे प्रोसिक्यूशन चाहिए कि हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे बलोचिस्तान है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, उनको उसका रिटर्न नहीं मिलता। पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस, सबसे बैकवर्ड लोग रहते हैं, वहां पे पानी तक नहीं है। पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान की गैस जाती है, बलोचिस्तान में किसी के घर में गैस नहीं आती, वगैरह वगैरह। उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, उनके हजारों लोग मिसिंग हैं, वगैरह वगैरह। भारत में सिखों के साथ क्या है? मिलिट्री में भारत की टोटल पॉपुलेशन का शायद 2% है सिख, लेकिन मिलिट्री में 10% से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है। फॉरेन सर्विस में 2% से बहुत ज्यादा है। सिविल ब्यूरोक्रेसी भारत की जो है 2% से बहुत ज्यादा है। इंडियन पुलिस सर्विस 2% से बहुत ही ज्यादा है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, आपको तो आपकी पॉपुलेशन रेशो से ज्यादा चीजें मिल रही है। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कोई रुकावट है इनको? कहीं नहीं है। इनको कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कहीं रुकावट है? जैसे हमारे पाकिस्तान में बलोचों को, मुहाजिरों को नहीं मिलते एडमिशन, इनको कहीं रुकावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि इनके गुरुद्वारे जितने भी हैं भारत में, कौन चला रहा है? भारत की सरकार चला रही है, या हिंदू चला रहे हैं, या मुसलमान चला रहे हैं, सिख चला रहे हैं। यानी इनको टोटल रिलीजियस फ्रीडम है। ये भारत का ओनली रिलीजन है जिसके गुरुओं के दिन पे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद गुरुद्वारों में जाते हैं। तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। तो ग्राउंड में खालिस्तान मूवमेंट के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसलिए इसको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये खालिस्तानी मूवमेंट पाकिस्तान की है,
पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर लगाता है इसके ऊपर। अभी जिनीवा में सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। ये तीसरा हफ्ता है, 4 हफ्ते का ये सेशन है, जिसका ये तीसरा हफ्ता, इस बार 5 हफ्ते का है, वरना मार्च का सेशन 4 हफ्ते का होता है। ये तीसरा हफ्ता है। वहां पहुंचे हुए हैं खालिस्तानी, वहां प्रोटेस्ट भी करेंगे। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, शायद बात मेरी लंबी हो गई है। मैं 1990 में जब बेल्जियम पहुंचा ना, तो मैंने पॉलिटिकल अजाइलम ली थी। तो मैं अजाइलम सेंटर में रहता था, मेरे साथ वहां पे कई पाकिस्तानी थे जिनसे दोस्तियां हुई। उसमें एक लड़का था चौधरी परवेज इकबाल लोसर। वो लोसर है ना, वो आस्ते आस्ते फिर हम अपनी अपनी जिंदगी में बाहर निकले, अजाइलम सेंटर से सेटल होते गए, जॉब्स की, फिर बाद में बिजनेस किए, सब कुछ किया। लोसर से मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। तो 2008 में मेरा मेरा 94 से ये ह्यूमन राइट्स का काम मैं करता हूँ आर्मी के खिलाफ, जिस पे मेरे इन पंजाबी दोस्तों से वहां पे बहस मोबाइल से होते रहते थे। तो 2008 में लोसर ने मुझे फोन किया, क्या जनरल मोहसिन नकवी आए हैं पाकिस्तान से, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैं गया, उसका रेस्टोरेंट था लोसर का, उसके रेस्टोरेंट में गया। नो मोहसिन नकवी मुझे समझाता रहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कर रहे हैं, ना करें, आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। खैर बात खत्म हो गई। लोसर को मैंने कहा तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? कहता है ये जितने आर्मी के लोग पॉलिटिशियन है ना, वो यहाँ आते हैं तो मैं इनको प्रॉपर्टियां खरीद के देता हूँ, इटाली में, स्पेन में, पोर्टुगल में, अपना अच्छा। कमीशन अच्छा बन जाता है। 2019 में मैं जिनीवा में था, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे सिंध के लिए, सिंधु देश के लिए, तो सिंधियों के साथ। तो मैं खड़ा था बैनर पर, वो प्लेकार्ड पकड़ के, तो मेरे पीछे किसी ने हाथ मारा, देखा तो लोसर। तो मैंने कहा कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? कहते मेरी रैली आ रही है जिनीवा स्टेशन से यहाँ पे। मैं कहा तेरी अच्छा। कौन सी रैली आ गई अब? कहते खालिस्तान की। मैंने कहा तुम्हारी खालिस्तान से क्या ताल्लुक? कहते मुझे ठेका दिया हुआ है आर्मी ने। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, इधर उधर की बात नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पे कौन सा सिख है? मैंने तो आज तक यहाँ पे कोई सिख देखे नहीं। एक अवतार सिंह टिक्को है, अवतार सिंह सिखोन, वो कनाडा से आता है, बुढ़ा सा सिख है, आता है 2-3 दिन रहता है, चला जाता है। कहता है इस बार तू देखी करतारपुर असी खोलिया है ना, होर तू देखी। अब मैं देख रहा हूँ कि जिनीवा, मैं परेशान हो गया। मैंने तो अपना प्ले कार्ड वगैरह छोड़ा, मैंने अपना कैमरा उठाया, मैंने कहा कि मैं कवरेज करता हूँ, देखता हूँ क्या ड्रामा है। तो रैली आ रही है, इतना सा जिनीवा है, स्टेशन से यूएन तक रैली आ रही है, आगे 10-15 सिख हैं, पीछे 200 आदमी पाकिस्तानी पंजाबी। बेल्जियम से, फ्रांस से, जिनीवा के बॉर्डर के जितने मुल्क हैं, जर्मनी है, इटाली है, उनको एम्बेसी ने ऑर्डर कर दिया था बिजनेसमैनों को कि अपनी अपनी गाड़ी में 4 आदमी बिठाओ, लेके आओ। हमारा पाकिस्तानी एम्बेसी के कंट्रोल में रहता है विदेश में। भारत को यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करना हो ना, हम जब हिंदुओं को रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो 1 मिलियन रहता है यहाँ पे इंडियन, 100 नहीं आता प्रोटेस्ट में। पाकिस्तानी आ जाते हैं हजारों। तो वो रैली आ रही है, मैंने कहा अबे इसमें तो 10-12 सिख हैं, बाकी तो सब तेरे पाकिस्तानी हैं। कहता नजर आ रहा है ना कि 500 आदमी की रैली है, काफी है। ये है खालिस्तान भाई, टोटल पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। कितने लोग थे भाई उसमें अमृतपाल वाले मामले में? 200, 400, 500, 1000, 5000? कितने सिख हैं? करोड़ों इंडिया में। नहीं नहीं, मूवमेंट खाली पेपरों पे चल रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप पंजाब में, भारत के पंजाब में चले जाएं, या हरियाणा और हिमाचल के पंजाबियों में चले जाएं, किसी भी पंजाबी फैमिली के नौजवान से जाके पूछें कि तेरी जिंदगी की ख्वाहिश क्या है? कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है। वो लालच दिया जाता है कि तुम यहां से ये एक्टिविटी शुरू करो, जब वहां जाओगे, यहाँ आना भी मुश्किल है और यहाँ आके सेटल होना मुश्किल है। भाई सेटल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन चाहिए, या तो आप आईटी क्वालिफाइड हैं, आपको बिजनेस या जॉब के लिए वो मिल जाता है वीजा। आप आके, जो सिख आता है, जो अनपढ़ सिख, जाहिल सिख जो आता है, वो क्या करता है? पॉलिटिकल अजाइलम लेता है। पॉलिटिकल अजाइलम के लिए उसको साबित करना पड़ता है कि उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से इसकी जान इंडिया में खतरे में है। तो वो आके कहता है कि देखो जी, मैं अमृतपाल सिंह के साथ था और ये मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, मेरी जान बचाओ। यहाँ पे भारत के हाई कमीशन के सामने, एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें 50-60 सिख आ जाते हैं। ये लड़के कौन होते हैं? जिन्होंने अजाइलम ली होती है।
फिर वो उसकी वीडियो की कॉपी भेजते हैं असाइलम मिनिस्ट्री को कि मैंने भारत एम्बेसी पे प्रोटेस्ट किया, अब मैं भारत जाऊंगा तो मुझे सरकार मार देगी, मुझे असाइलम दी जाए। तो ये वो बेरोजगार लड़के हैं जिनको पैसों की लालच, बाहर भेजने का लालच, ये सब, और बाहर भेज के सेटल होने के लिए तुम यहां से ही एक्टिविटी शुरू करो, आग लगाओ, पथराव करो, ये करो, वो करो, सरफेस पे नाम आएगा तुम्हारा। ये सब चीजें हैं। मैं समझता हूं आप 80s की जो जियाउल हक ने खालिस्तान मूवमेंट चलवाई थी ना, उसके हुँ। मुकाबले पे ये कुछ भी नहीं। और मुझे अभी तक, देखें, मैंने आपको बताया कि इस खालिस्तानी मूवमेंट को मैंने पल पल बनते देखा है पिछले 4 सालों में। मुझे हैरत है कि सरकार ने इसको इस हद तक जाने दिया। अब मैं समझता हूं, मुझे भरोसा भी है इस सरकार पे कि सरकार के जो थिंक टैंक्स हैं, जो दिमाग हैं, वो इस चीज को सीरियसली देख रहे होंगे और इसको कंट्रोल कर लेंगे। आई डोंट थिंक इसको 80s के लेवल तक जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल है, वो तो मैंने आपको बताया कि इनकी सबकी कोशिश है। अमेरिका आपका दोस्त है मजबूरन, वरना वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। वो समझता है कि इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इंडिया के पास हिस्ट्री है, हमारी वैदिक हिस्ट्री है, हमारी आयुर्वेद की हिस्ट्री है, हमारे पास वो नॉलेज का खजाना है जिसको दबाया गया। दुनिया में जब कहीं स्कूल नहीं होते थे तो भारत में यूनिवर्सिटीज होती थी। दुनिया में कहीं किसी इस्लामिक देश में या किसी बड़े देशों में किताब नहीं होती थी, यहाँ पे लाइब्रेरियां होती थी। यहाँ का जो विस्डम का खजाना है वो ऑथेंटिक है, वो इंडिजिनियस है। तो इसलिए इनको खतरा है कि इनके पास खाली मैन पावर नहीं है, इनके पास स्किल्ड मैन पावर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर हैं आप, इसलिए कि आपके पास दुनिया में जो सबसे जरूरी चीजें हैं, फूड ग्रेन्स आपके पास है, डेयरी आपके पास है, इसके अलावा गोश्त आपकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं कि ज्यादातर वेजिटेरियन सोसाइटी है। अब आते हैं बाकी चीजों में, पेट्रोल आपके पास नहीं है, लेकिन पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री सारे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरबियन गल्फ को ले लें, ईरान को ले लें, रशिया को ले लें, सब आपके अच्छे दोस्त हैं और सबके साथ आपकी ट्रेडिंग पार्टनरशिप है। अरबियन गल्फ और ईरान का गंदुम, चावल, दालें, दूध, दही, चीज और बुचरी, मटन, बीफ, चिकन, एग्स, ये 60 to 70% भारत से जाता है। ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, इमारात, बहरीन, इराक, तो फिर वहां से पेट्रोल भी आता है। तो भारत आत्मनिर्भर है। एजुकेशन में आईटी को ले लें, आजकल दुनिया आईटी के ऊपर चलती है, आईटी में भारत सबसे आगे है। पैसा ले लें, दुनिया का 11% गोल्ड है ना पूरी दुनिया का, वो भारत के हाउस होल्ड के पास है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अमेरिका के लिए, अमेरिकन की नजर में एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और वो मुंह पे आपके दोस्त हैं, अंदर खाने वो हर कोशिश करेंगे कि भारत में कोई ऐसी सरकार आए जिसमें ये मनमोहन सिंह या राजीव गांधी टाइप के लोग हों, जिससे कि वो भारत के पोटेंशियल को दबा के रखें और दुनिया में भारत इतना आगे ना बढ़े। वो मैंने भी पढ़ा था, लेकिन क्या है कि आने तो देना, यहाँ पे भी मोदी सरकार बैठी है और मोदी सरकार है ना, एक मोदी जी की खाली लीडरशिप नहीं, पूरी टीम है। अब भारत की सबसे बड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी जी को देख लें। अब भारत में, भारत की हिस्ट्री में मेरी नजर में सबसे जो जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं ना, वो सुषमा स्वराज जी थी। लेकिन उनकी लेगेसी को जयशंकर जी बराबर लेके चल रहे हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी को कई फोल्ड आगे लेके गए हैं। फिर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और आर्मी की हर ख्वाहिश होती है ना, जो आर्मी की जो एस्पायरेशंस होती हैं उसके मुताबिक फैसले करते हैं। इसके अलावा आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फिर आपके ये जो अधिकारी जी हैं जो डेवलपमेंट वर्क देखते हैं। इस तरह भारत के मोदी जी के पास एक बहुत अच्छी टीम है, वो अच्छी टीम लेके चल रही है।
अमेरिकन एम्बेसडर को आने तो दें ना, उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा, फिर वो ये बोलते फिरेंगे कि मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ किसी और काम से।